Good morning, students. Welcome in New Rajasthan Public School SST classes. Dear friends, my name is Gaurav Kumar Sharma. Today we are starting the next topic of lecture 4. इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स आपके देखे और उसमें हमने आपको बताया अशोक के बाद में फिर मौर्य डायनेस्टी किस तरीके से डिक्लाइन हुआ, फिनिश हुई और फिर हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आए थे। तो अब हम मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हम दिख रहे थे। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि उस समय कौटिल्य ने एक बुक लिखी उस टाइम पे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और उसके अंदर उसने सारी चीजें बता रखी है। तो उसमें उसने एक चीज ये भी बताई, उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण, अब ये क्या चीज है? देखिए, परीक्षण से तो अगर आपने हिंदी सोसाइटी में रहते हैं तो ये परीक्षण, परीक्षा, ये सारी चीजों से आप समझते होंगे। ये एक तरीके से एग्जामिंग, जैसे कि सीता जी ने भी तो दी थी परीक्षा, तो वैसे किसी भी इंसान की परीक्षा लेना, जैसे आपकी भी परीक्षा एग्जाम वगैरह लगती है, लेकिन ये वैसी परीक्षा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर उपधा यानी किसी पर्सन के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके एग्जाम होगी और उसके अलग अलग तरीके उस एडमिनिस्ट्रेशन में बना रखे थे कि ये इंसान भाई दोषी है कि नहीं, मतलब गिल्टी है कि नहीं, इसने कुछ किया है कि, या फिर ये मतलब निर्दोष है, बिल्कुल बेकसूर है, इनोसेंट। तो ये सारी की सारी चीजें उसके अंदर डिसाइड। अब करने का क्या तरीका हो, जैसे राम जी के टाइम तो उन्होंने अग्नि परीक्षा यानी कि फायर जो एग्जाम है उसके थ्रू ये सारा डिसाइड किया, लेकिन इनके टाइम पे क्या होता वो सारा उसने डिफाइन कर रखा है आपके उपधा परीक्षण के अंदर कि उधर एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी जो क्रिमिनल है उसकी चेकिंग्स के लिए, उसके कैरेक्टर के सर्टिफिकेशन के लिए उपधा परीक्षण का सिस्टम उन लोगों ने बना रखा था, कैरेक्टर और बैकग्राउंड ये सारी चीजों के लिए। फिर परीक्षा मंत्रिणा यानी कि जिसको आप अभी मंत्री परिषद बोलते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वही थी परीक्षा मंत्रिणा। तो ये सारी चीजें आपके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में थी। इसी से एक पॉइंट निकल के आया है आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने आपको बताया कि गवर्नमेंट 3 लेवल पे होती है प्रेजेंटली, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। लेकिन उस टाइम पे 2 लेवल पे मेनली गवर्नमेंट हुआ करती थी, एक सेंट्रल और एक प्रोविंशियल यानी कि स्टेट लेवल पर। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, तो देखिए वहां 18 डिपार्टमेंट्स बने हुए थे और इन 18 डिपार्टमेंट्स को क्या बोला जाता था? तीर्थ, तीर्थास। जैसे आजकल आप बोलते हो ना तीर्थ यात्रा, ऐसे तीर्थ जो आपने शब्द सुना होगा, जो वर्ड सुना होगा, तो तीर्था जो होते थे वो 18 डिपार्टमेंट को मिला के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बोला जाता था तीर्था। और ये अर्थशास्त्र जो मैंने भी आपको कौटिल्य की बुक बताई उसके अंदर ये चीज आपको पता रखी है। उसके अंदर मेन मेन मिनिस्टर यानी कि मंत्री, सेनापति यानी कमांडर, ये सारी चीजें उसके अंदर बता रखी, युवराज यानी कि प्रिंस, ये सारी चीजों के बारे में आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में बता रखा है। नेक्स्ट, इसी के अंदर एक पोस्ट थी, उसका नाम था समाहर्ता। अब समाहर्ता क्या करता? समाहर्ता को आप एक तरीके से बोल सकते हो कि हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट रेवेन्यू। जैसे आपने गांव में एक पोस्ट देखी होगी, पटवारी या फिर तहसीलदार वगैरह। तो पटवारी लोग क्या करते हैं, गांव में जगह जगह जाके फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनकी लैंड के ऊपर। तो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला होता उसको क्या बोलते? समाहर्ता। समाहर्ता के बाद में नेक्स्ट पोस्ट सन्निधाता। सन्निधाता का मतलब क्या है? ट्रेजरर।
ट्रेजरर, खजाना जो रहता है, जो पूरा फंडिंग सिस्टम रहता है पैसे का, उसके ऊपर जिसका कंट्रोल होता है, जैसे आजकल आप बोलते हो ना फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, वैसे ही उस टाइम पे जो पूरा पैसे के सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता, खजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके हाथों में रहती, उसको क्या बोला जाता, सन्निधाता। अब देखिए ये सारे टॉपिक मैं आपको दोबारा से क्लियर कर दूं कि अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लिखेंगे कैसे। उपदा परीक्षण, अ एग्जामिंग प्रोसेस फॉर करेक्टर एंड बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन इज नॉन एज उपदा परीक्षण। दूसरे नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज तीर्था, तो अ ग्रुप ऑफ 18 डिपार्टमेंट इज नॉन एज तीर्था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय समाहर्ता, तो अ पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू इन मौर्यन पीरियड दैट इज नॉन एज समाहर्ता। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सन्निधाता, तो द मिनिस्टर और द मेन अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी ऑफ फाइनेंसिंग सिस्टम इज नॉन एज सन्निधाता। तो यहां तक आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट इसके अंदर और भी कई सारे वर्ड है, मुद्रा, लक्ष्य, और ये सारे की सारी चीजें आप इसके अंदर, उपायुक्त यानी कि मेन डिपार्टमेंट सन्निधाता के हाथों में था और उसके नीचे ये सारी पोस्ट बनी हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद में हम देखेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमने अभी तक देखा है, आपका पूरा सेंट्रल के बारे में हमने ये डिस्कस किया है। सेंट्रल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सप्लेन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन पीरियड, तो उसके अंदर ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इनको लाइन में बनाकर आप लिख देना, योर आंसर विल कंप्लीट। अब हम आपको बताते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए आज के टाइम पे तो प्रोविंस यानी कि अगर हम बात करें स्टेट्स की, तो हमारे पास में 25 से ऊपर स्टेट्स हैं। लेकिन उस टाइम पे कितने स्टेट थे मेन, तो पहले क्या रहता था, जैसे आजकल आप देखते हो ना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े बड़े स्टेट, ऐसे उस समय बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे। आपने देखा होगा आजादी तक, आजादी के टाइम तक, फ्रीडम के टाइम तक हमारी कंट्री में महाराष्ट्र और गुजरात मिलाकर एक स्टेट हुआ करता था। जो आप आजकल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश देख रहे हो ये सब एक था। ऐसे पहले का कल्चर ये था कि बड़े बड़े स्टेट का मतलब चलन था, बड़े बड़े स्टेट बनाए जाते। तो इस तरीके से मेनली 5 प्रोविंसेस थी। पहला पॉइंट ये 5 प्रोविंसेस, 5 बड़े बड़े आपके राज्य हुआ करते थे और उनका नाम क्या था 5 प्रोविंसेस का, देखिए ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला प्रोविंस का नाम था उत्तर पथ, तक्षशिला जिसको बोलते हैं। तक्षशिला किधर पड़ता है, तो देखिए आपको मैपिंग में हम और बताएंगे। जो मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, आप याद करिए पहली या दूसरी क्लास के अंदर जब मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे, तो उसमें सेकंड लास्ट जो था वो था गांधार। और गांधार को क्या बोला जाता है, उसकी कैपिटल को क्या बोला जाता था, तक्षशिला। तो उत्तर पथ, तक्षशिला। दूसरा अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र इसका नाम था उज्जैनी। उज्जैनी देखिए, जब मैंने आपको 16 महाजनपद बताए थे तो वहां मैंने आपको बताया था अश्मक, अवंती। और अवंती की मैंने 2 कैपिटल आपको बताई थी। मैंने कहा था नॉर्दर्न अवंती की कैपिटल थी उज्जैनी और साउदर्न अवंती की कैपिटल थी महिष्मती। तो वही उज्जैनी जो है उसको क्या बोला जाता था, अवंती राष्ट्र। तीसरे नंबर पे था कलिंग। देखिए कलिंग इनके एम्पायर में पहले इंक्लूड नहीं था, लेकिन अशोक की विक्ट्री के बाद में कलिंग इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और फिर कलिंग को क्या बोला जाता, जो आपको अभी देखने को मैंने बताया था
कल मैंने आपको बताया था ओडिशा, उस ओडिशा को ही क्या बोला जाता था, ओशली। और नेक्स्ट आपका है दक्षिण पथ, दक्षिण पथ, दक्षिण पथ यानी जो साउदर्न रीजन आपका था। उत्तर पथ यानी कि नॉर्दर्न। देखिए ये जितना भी अब वैसे अगर आप देखिए कांधार मैंने बताया अफगानिस्तान में पड़ता है, अफगानिस्तान इंडिया के वेस्ट में पड़ता है, लेकिन पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान सब जो इंडिया में शामिल थे तो ये पूरा पोर्शन नॉर्दर्न पोर्शन कहा जाता था। और उस नॉर्दर्न पोर्शन उत्तर पथ यानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र यानी उज्जैनी, उज्जैन जो शहर है वो किधर पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में। तो मिडिल वाला जो रीजन है वो अवंती राष्ट्र, कलिंग नीचे ओडिशा वाला पोर्शन, और दक्षिण पथ यानी कि सुवर्णगिरी इसको बोला जाता था। सुवर्णगिरी वाला जो पोर्शन है आंध्र प्रदेश के आसपास वाला साउदर्न जो पोर्शन है उसको क्या बोला जाता था आपका दक्षिण पथ। और लास्ट प्रोविंस बनी हुई थी मध्य देश। मध्य देश जैसे आजकल आप मध्य प्रदेश बोलते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो मध्य प्रदेश है वही मध्य देश था, लेकिन जैसे आप अभी मिडिल पोर्शन को मध्य प्रदेश बोलते हो, ऐसे उस समय उस टाइम का जो बड़ा इंडिया था उसके बीच का जो पोर्शन है उसको बोला जाता था मध्य देश। और मध्य देश का मतलब पाटलिपुत्र। अब ये पाटलिपुत्र कौन सी जगह है मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए आपने देखा कि 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल हुआ मगध, और मगध की कैपिटल थी राजगृह या गिरिव्रज। उसी जगह का आगे चढ़ के नाम पड़ता है पाटलिपुत्र, और उसी पाटलिपुत्र को आज आप पटना सिटी के नाम से जानते हो जो कि बिहार की कैपिटल है। नेक्स्ट, तो आपको सबसे पहले मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो हम प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं हम, हमारा बिग हेडिंग क्या है, प्रोविंशियल। स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम इधर पढ़ रहे हैं, और उसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने स्टेट थे, कितनी प्रोविंसेस थी मेनली। तो ये हमने आपको सबसे पहले क्लियर किया, आपको याद होना चाहिए उत्तर पथ यानी कि तक्षशिला, अवंती राष्ट्र यानी कि उज्जैनी, कलिंग, ओशली, दक्षिण पथ सुवर्णगिरी, और मध्य देश पाटलिपुत्र। ये 5 प्रोविंस थे मेनली, और इनके अंदर रॉयल ऑफिसर्स बना रखे थे जिनको बोला जाता था कुमाराज। कुमार जो राजकुमार होते हैं, कुमाराज या फिर आर्यपुत्र, कुमाराज या आर्यपुत्र। ये लोग कौन थे, ये लोग थे आपके रॉयल ऑफिसर्स। राज्य अधिकारी, जो मेनली राज्य आपके अधिकारी थे। फिर और भी इसमें 3 टुकड़ों के अंदर बटा हुआ था। तो विषय, प्रोविंस इसमें बटी होती थी विषय। देखिए मैं आपको बताऊं, कंट्री, कंट्री को बोला जाता था नेशन, राष्ट्र। स्टेट, स्टेट को बोला जाता है प्रोविंस। और उस प्रोविंस को अपन छोटे टुकड़ों के अंदर जब छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे अपना स्टेट डिवाइडेड है डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे आज के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस टाइम के डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोला जाता था, विषय। विषय के बाद में जैसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारी आपकी पंचायत समिति और ये सारी ग्राम पंचायत देखने को मिलती है, उसको बोला जाता था स्थानिक, स्थानिक। तो ये हमने आपको पूरा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से क्लियर कर दिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन हम देखेंगे। उस देखिए सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं वैसे बताऊं, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए काउंसिल बनती थी। इसी में बता देता हूं, अलग जाने का कोई मतलब नहीं है, इसी के अंदर आप देख लीजिए। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक कमेटी या फिर काउंसिल बनती, कमेटी या काउंसिल बनती। उसके अंदर 30 मेंबर्स होते थे। 30 मेंबर्स को मिलाकर आपकी कमेटी या काउंसिल बनती। 6 कमेटीज बनी हुई होती रहती थी, और अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, इंडस्ट्री को संभालने के लिए, और फॉरेनर्स विदेशी लोगों को देखने के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालने के लिए 6 तरीके की इधर कमेटीज बना रखी थी।
मैन्युफैक्चर गुड्स, टैक्स, ये सारे डिपार्टमेंट इस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में ये कमेटी संभालती। तो एक तरीके से हमने आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर कर दिया। नेक्स्ट, इसके बाद में हम आते हैं मौर्यन मिलिट्री सिस्टम की तरफ। देखिए, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन आ जाए तो इन सारी बातों को जो भी मैंने आपको पढ़ाई है इनको आप लाइंस में बनाकर लिखना। देखिएगा, नेक्स्ट, मिलिट्री सिस्टम। देखिए, मिलिट्री सिस्टम यानी कि सेना का जो सिस्टम हुआ करता था, फौज का जो सिस्टम हुआ करता था, उसको क्या बोलते हैं? मिलिट्री सिस्टम। जैसे आजकल भी तो आपका मिलिट्री सिस्टम है ना, और उसकी बहुत जरूरत भी है आज के टाइम पे, जो वार की सिचुएशन बनती जा रही है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ हमेशा चलता रहता है, तो मिलिट्री सिस्टम की एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है। मिलिट्री सिस्टम जैसे आज के टाइम पे आपके बनी हुई है, सबसे पहले हमारी फौज में सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट है सीडीएस, और सीडीएस के बाद में आपका आता है दूसरे नंबर पे आपका जो सेना अध्यक्ष होते हैं, कमांडर। और तीन तरीके की हमारी आर्मीज है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। ऐसे ही उस टाइम पे मैंने ये सारी बातें क्यों बताई आपको अभी प्रेजेंट की, आप प्रेजेंट से कंपेयर कर सकते हो पास्ट को। तो प्रेजेंट में जैसे आपके डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सेम टू सेम मिलिट्री सिस्टम किस तरीके का था, कौन कौन से डिपार्टमेंट वहां पर बने हुए थे, तो देखिए वहां पर आपको कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उस बुक से पता चलता है कि सेना की ये टुकड़ियां बनी हुई थी। सबसे पहले आपका था अश्व, अश्व यानी कि जो घुड़सवार हैं, घुड़सवार जो लोग हैं जो घोड़े पे बैठते हैं। इसके अलावा एलिफेंट वाला, गज जिसको आप बोल सकते हैं। थर्ड नंबर पे ऑन फुट, पैदल जो सेना थी। तो इस तरीके से तीन उसके मेन पार्ट बने हुए थे सेना के। देखिए, मेगस्थनीज ने भी अपनी एक बुक लिखी है इंडिका, मेगस्थनीज की बुक याद कर लीजिए। मेगस्थनीज, इसने एक बुक लिखी है इंडिका। कब लिखी? देखो, दो तीन विदेशी यात्री हैं, अपने तो यहाँ पर लिखने वाले हैं ही हिस्टोरियन, लेकिन विदेश से भी कई घूमने के लिए आए और उन्होंने इंडिया की स्टडी का, पहले वो स्कॉलर्स बन के आए, स्टूडेंट्स बन के आए, उन्होंने पहले इंडिया की पूरी स्टडी की और उसके बाद में उसके ऊपर अपनी बुक लिखी। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि आयन आया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, फिर उसने बुक लिखी, मेगस्थनीज ने बुक लिखी है इंडिका। ऐसे ही आगे एक आएगा, वो लिखेगा सीयू की नाम की बुक। तो ये विदेशी यात्री आए, कई चाइना से आए हैं, कोई विदेशी कंट्री से आए हैं। तो मेगस्थनीज ने भी अपनी इंडिका की बुक के अंदर और कौटिल्य ने भी अपनी जो इकोनॉमिक्स की बुक है उसके अंदर ये पार्ट बताए हैं कि अश्व, एलिफेंट, ऑन फुट, इनके अंदर आपकी आर्मी डिवाइडेड थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, रथ, एक चौथा पार्ट था रथ। देखिए, अश्व और रथ में थोड़ा डिफरेंस है। एक तो सेना, जैसे आपने अभी कुछ दिनों लॉकडाउन के दौरान रामायण महाभारत सब दिखाए गए टीवी पे, तो आपने उधर महाभारत देखी हो, तो एक तो सिंपल घोड़े पे बैठकर अकेला सैनिक जाए और एक रथ के अंदर बैठ के जाए, चैरिट जिसको बोला जाता है। तो चैरिट वाला एक अलग से सेना था, रथ। और फिर इनके मिलिट्री अफेयर्स को, मिलिट्री अफेयर्स यानी कि सेना के मामले को जो संभालता वो था अंतपाल। तो आपके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए हु इज अंतपाल, वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा जा सकता है। तो ऑफिसर विच कंट्रोल द मिलिट्री अफेयर्स, जो कि मिलिट्री के
मामलों को संभालने का काम करे वो कौन था? अंतपाल। अब इनकी सेना की अगर मैं आपको संख्या बताऊं तो ऑन फुट इनके पास में लगभग थे 66 लाख, 6 लाख लोग इनके ऑन फुट थे। इसके बाद में 50,000 हॉर्समैन, 50,000, 50,000 के आसपास अश्व में थे। ये सारा आपका डेटा है जो आप जब मिलिट्री के बारे में लिखेंगे तो उधर लिख सकते हैं। रथ, चैरिट के अंदर 800 लोग, एलिफेंट के अंदर आपके 9,000। तो ये पूरा डेटा अगर आप लिखेंगे तो आपका आंसर और भी इंप्रेसिव नजर आएगा। तो ये हमने आपको अच्छे से क्लियर किया मिलिट्री सिस्टम। इसके बाद में और भी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या स्पेशल टर्म्स और पोस्ट बाकी है उस पर डिस्कस करते हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट डायनेस्टी की तरफ आएंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी देखिए और बची हुई इंपॉर्टेंट पोस्ट, ये मिलिट्री सिस्टम हमने आपका क्लियर कर दिया। तो मिलिट्री सिस्टम को आप किस तरीके से लिखेंगे? वेरी बिग मिलिट्री सिस्टम was found in the Mauryan period according to Kautilya economics and Megasthenes Indica book। और फिर सारा जो हमने आपको नॉलेज दिया है वो सारा आप उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट धर्मस्थीय, ये एडमिनिस्ट्रेशन ही चल रहा है और उसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम आपको टर्म बता रहे हैं धर्मस्थीय। धर्मस्थीय क्या करते देखिएगा। धर्मस्थीय का काम था द वर्क ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, द वर्क ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट। जजमेंट मतलब फैसला सुनाने का काम जो करते वो कहलाते धर्मस्थीय। जैसे आजकल जिनको आप जज साहब कहते हैं, न्यायाधीश महोदय, वही उस वक्त क्या कहलाते थे? धर्मस्थीय। द वर्क ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट, न्याय सुनाने का ये काम करते। और वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, दो तरीके के केस होते थे। जैसे आजकल आपके दो केस चलते हैं, एक तो चलता है सिविल और एक चलता है क्रिमिनल। आम जो छोटे मोटे मामले हैं वो आते हैं सिविल केसेस के अंदर, और जिनके अंदर आपके खून खराबा, हत्या वगैरह ये हो जाए वो सब केस में आता है क्रिमिनल्स में। मैं मोटे मोटे तरीके से आपको बता रहा हूँ, वैसे और भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से केसेस सिविल में आते हैं, कौन से केसेस क्रिमिनल में आते हैं। तो इस तरीके से उधर भी दो डिपार्टमेंट बने हुए थे दोनों केसेस के लिए। एक बना हुआ था वाक पारुष्य और दूसरा बना हुआ था दंड पारुष्य। और इसको आप एज वेल एज वैसे ही समझ सकते हैं, सिविल अफेयर्स और क्रिमिनल अफेयर्स। तो ये हमने आपको धर्मस्थी अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट कंटक शोधन। कंटक शोधन भी पुराने वाले से मिलता जुलता ही है। कंटक शोधन क्या करता? दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स, दीज वर क्रिमिनल कोर्ट्स। यानी कि ऊपर तो हमने देखा कि जो जज साहब हैं उनको क्या बोला जाता? धर्मस्थीय। वो दो तरीके के मामलों पे अपने डिसीजन सुनाते, वाक पारुष्य और दंड पारुष्य। और उसमें दंड पारुष्य के लिए जो अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ था उसको क्या बोला जाता था? कंटक शोधन। क्रिमिनल्स अफेयर्स को डील करने के लिए जो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट बना हुआ होता था उसको बोल सकते हैं कंटक शोधन। तो आपको मेरी लाइन से समझ में आया होगा कि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? a department which handled the matter of criminal cases that is known as कंटक शोधन। इस तरीके से आप लिख देंगे। अब देखिए चाणक्य ने उस वक्त बताया है कि कुछ मेन 4 तरीके के कानून हुआ करते थे। आजकल तो बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन उस वक्त चाणक्य ने 4 मेन लॉज बताए हैं। मेन लॉज, 4 मेन लॉज चाणक्य ने अपनी बुक के अंदर बताए हैं। सबसे पहले उसने बताया है धर्म। धर्म यानी कि रिलीजन, रिलीजन से रिलेटेड जो चीजें हैं। दूसरे नंबर पे व्यवहार, बिहेवियर। तीसरे नंबर पे उसने बताया है चरित्र, चरिता मतलब चरित्र, करेक्टर। और फोर्थ नंबर पे उसने बताया है शासन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 4 उसने मैटर्स बताए हैं और इनसे रिलेटेड आपके केसेस हुआ करते थे। तो ये हमने आपको अच्छे तरीके से जो ये पूरा पोर्शन क्लियर किया है, धर्मस्थीय, कंटक शोधन और ये सारे लॉज बताकर
इसको आप कलेक्टिवली बोल सकते हो जुडिशरी। जुडिशरी हमने आपकी क्लियर करवाई। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमने आपका क्लियर करवाया। एक छोटा सा टॉपिक मौर्य से रिलेटेड मैं चाहता तो नहीं था कि आज की क्लास में रहे, मगर वो रह गया है, उसको समझाना पड़ेगा थोड़ा अच्छे तरीके से। मौर्यन सोसाइटी और उसी से रिलेटेड आपकी कल्चर और ये सारी चीजें हम शॉर्टली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम आपको अगले राजाओं की तरफ लेकर चलेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी के बाद में और कौन कौन से राजा आए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, शॉर्टली फ्लैशबैक देखते हैं। इस क्लास के अंदर हमने सबसे पहले देखा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हमने स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा, प्रोविंशियल स्टेट लेवल का देखा, कौन कौन सी पोस्ट थी, किस बुक में क्या बता रखा है, धर्मस्थीय, कंटक शोधन, लॉज, ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। अब मौर्यन में सिर्फ एक छोटी चीज रही है सोसाइटी, और उसके बाद में हम नेक्स्ट राजाओं की तरफ बढ़ेंगे। आपका वर्क ये है कि आप इनको अच्छी तरीके से समझें, इनके आंसर्स की लिख लिख के प्रैक्टिस करें, बिकॉज आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस आपका टेस्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।